आमद आमद है खिज़ां की जाने वाली है बहार, रोते हैं गुलजार के दर बागवां खोले हुए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मोदी सरकार हमेशा से प्रदर्शन और प्रचार प्रिय सरकार रही है, ये तो सब जानते हैं। यानी चाहे स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू लगाना हो या योग करना हो, मोर को दाना चुगाना हो या फिर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना हो, मोदी जी हमेशा फोटो शूट के लिए रेडी दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें सब पता है कि किस एंगल से उनकी फोटो अच्छी आएगी, कौन से एंगल से तस्वीर में स्पेशल इफेक्ट दिखेगा। खैर, अच्छा है कि नरेंद्र मोदी इस सेल्फी वाले जमाने में प्रधानमंत्री बने। इससे उनका फोटो खिंचवाने का शौक भी पूरा हो रहा है और प्रचार भी मिल रहा है। अगर मोबाइल से पहले वाले जमाने में जब कैमरे में एक एक रील का हिसाब रखा जाता था, तब अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो शायद जनता पर फोटो टैक्स भी लगा दिया जाता और उस कमाई से पीएमओ फोटो खींचने का खर्च पूरा करता। जैसे अभी महंगे पेट्रोल और डीजल और तेल से सरकार के ऐशो आराम का इंतजाम हो रहा है। बीजेपी सरकार केवल प्रदर्शन और प्रचार की भूखी नहीं है, बल्कि इस सरकार को तमाशे भी बेहद पसंद हैं। पिछले 7 सालों में तरह तरह के तमाशे देश ने देखे हैं और यह भी देखा है कि लोगों के जीवन से कैसा खिलवाड़ किया जाता है। और इनमें से एक है नोटबंदी। 8 नवंबर 2016, याद है ना आपको? नोटबंदी के अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। नोटबंदी के अलावा चुनाव में वादों और जुमलों का तमाशा भी खूब चला और ये आज भी जारी है। इसका ताजा उदाहरण अभी केदारनाथ में नरेंद्र मोदी ने दिखलाया है। लॉकडाउन का तमाशा भी देश में हुआ, जिसमें करोड़ों गरीबों की रोजी रोटी छिन गई। बदले में मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को भोजन देने का तमाशा चलाया था, जो अब बंद होने वाला है। और इन सब के साथ महंगाई का तमाशा तो देश में चल ही रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने का तेल, दूध, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, सब कुछ महंगा हो गया है। अब सरकार ने उपचुनाव में हारने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली गिरावट का तमाशा किया है। लेकिन यह वैसा ही है जैसे कोई लुटेरा रास्ते में आपसे आखिरी कौड़ी तक छीन ले, फिर दया दिखाने के लिए या दया दिखाने का नाटक करते हुए कहे कि घर कैसे जाओगे बेटा, ले लो 10 रुपए और ये लेकर के घर चले जाओ। अब आप चाहें तो लूट के बाद वापस मिले अपने ही 10 रुपयों को लुटेरे की खैरात समझें और यह मानें कि लुटेरा कितना दयावान है, या फिर उस लूट को याद रखते हुए अगली बार सफर में सावधानी बरतें। तो आज आईने की नजर से दोस्तों, मोदी सरकार के तमाशों की पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी सत्ता और सत्ता में मुनाफा कमाने के लिए सरकार कैसे कैसे गणित बिठाती है, जिसमें हमेशा जनता घाटे में रहती है। लेकिन शुरुआत करते हैं नोटबंदी से। पहले सुनते हैं राष्ट्र के नाम नरेंद्र मोदी का वो संबोधन, जिसके कारण करोड़ों हिंदुस्तानी अपनी पाई पाई के लिए तरस गए थे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो अपने भाषण की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिवाली के पावन पर्व की समाप्ति नई आशाएं और नई खुशियों के साथ हुई होंगी। फिर उन्होंने कहा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संदर्भ में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है वो लुढ़क रहा है, यानी इंडिया में अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है। लेकिन मोदी सरकार ने उसे 2.5 सालों में संभाल लिया, ऐसा दावा पीएम ने किया था। उन्होंने फिर विकास का हवाला देते हुए कहा था कि विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, कृषि बीमा जैसी कई योजनाओं का बखान करते हुए कहा था कि यह सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। फिर पीएम ने देश को भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान गिनाए थे और यह भी बताया था कि कुछ लोग ही हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, देश का आम नागरिक तो ईमानदार ही है। फिर मोदी जी ने कहा कि इस देश ने ये वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती हैं। देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है।
भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है और इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इस तरह आतंकवाद, काला धन और भ्रष्टाचार के भयंकर असर को बताते हुए मोदी जी ने घोषणा की कि देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। और आज मध्य रात्रि यानी कि 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने बताया कि लोगों को इस वजह से कम तकलीफ हो, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। और आखिर में नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को राष्ट्रवाद की तगड़ी खुराक देते हुए कहा कि हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं। लगभग 34 मिनट के भाषण को लोगों ने सांस रोक कर सुना और उसके बाद तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसके बाद आलम यह हुआ कि जब भी खबर आती कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, धुकधुकी बढ़ जाती कि अब जाने कौन सी मार पड़ने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर गरीबों के कल्याण और महंगाई को लेकर जितनी बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने की थीं, सब हवाई साबित हुई। देश से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आतंकवाद, और जिस कैशलेस इकोनॉमी का ढोल बार बार पीटा जा रहा था, उसकी हकीकत भी सामने आ गई है। नोटबंदी की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने देश की जनता को उसकी ईमानदारी का वास्ता देते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस महायज्ञ में अपना योगदान दें। हर एक मुसीबत में उत्सव मनाने वाले और मौका तलाशने वाले मोदी जी ने इसे ईमानदारी का उत्सव कहा था। मगर उस ईमानदारी का जनाजा देश में निकल चुका है और लोग अब तक छाती पीट कर रो रहे हैं। कैशलेस की बात कर पीएम मोदी ने लोगों की जेब से तो नकदी निकाल दी, लेकिन उन अमीरों की तिजोरी में रखे काले धन को नहीं निकाल पाए, जिनके कारण देश में आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है। बल्कि मोदी सरकार के फैसलों के कारण देश और देश के लोग दोनों गरीब हो गए। कोरोना काल में मध्यम वर्ग की संख्या घटी है और गरीबों की संख्या बढ़ी है, जबकि चंद उद्योगपतियों की दौलत में इजाफा हुआ है। इन्हीं उद्योगपतियों के हाथों में देश की सार्वजनिक संपत्ति तेजी से दी जा रही है। रहा सवाल नोटबंदी के बाद नकदी कम होने का, तो 5 साल में उसका उल्टा असर ही दिखाई दे रहा है। नोटबंदी की घोषणा के 5 साल बाद भी अर्थव्यवस्था में कैश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने 8 अक्टूबर को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28,30,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रही, जो कि नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 की तुलना में 57.48% अधिक है। उस समय जनता के हाथों में 17,97,000 करोड़ रुपए की नकद राशि उपलब्ध थी, जो कि अब 10,33,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। वहीं अगर नोटबंदी के बाद की स्थिति से तुलना करते हैं तो नकद राशि में 211% की बढ़ोतरी हुई है। 25 नवंबर 2016 को 9,11,000 की नकदी बाजार में उपलब्ध थी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 23 अक्टूबर 2020 को खत्म हुए पखवाड़े में जनता के हाथ में दिवाली से पहले 15,582 करोड़ रुपए की और नकदी आई थी। ये हर साल 8.5% की या फिर 2,21,000 करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ी है। तो आप जानते ही हैं कि नोटबंदी की वजह से देश में लाखों रोजगार चले गए थे। आतंकवाद की कमर टूटने का जो दावा था वो गलत साबित हुआ था। काला धन भी वापस नहीं आया और अब कैशलेस इकोनॉमी पर भी मोदी सरकार गलत साबित हुई है। वैसे ये कहना ज्यादा सही होगा कि मोदी सरकार के दावों पर भरोसा करके जनता गलत साबित हुई है। इस गलती को सुधारने का मौका जनता को चुनावों में मिलता है और पिछले आम चुनावों में तो जनता ने फिर से देश की कमान बीजेपी को ही सौंपी थी। हालांकि तब देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वादे अब भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों के जीवन में परेशानियां पहले से अधिक बढ़ गई हैं। इसी वजह से विधानसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी की जगह दूसरे दलों को मौका दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम राज्यों में बीजेपी की हार और अभी उपचुनावों में मिली हार इसका सबूत है। अब कुछ और राज्यों में चुनाव हैं। 5 राज्यों में आगामी चुनाव आप जान रहे हैं। उससे पहले मोदी जी का नए नारों को गढ़ने का तमाशा फिर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और केदारनाथ पहुंचे हुए मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए हैं। अब उन दावों और वादों पर सवाल उठने लगे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
केदारनाथ में पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नए वादों की गुगली फेंकी। पहाड़ों के जनजीवन को लेकर एक कहावत मशहूर है कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती है। पहाड़ों से बहने वाला पानी तो नीचे मैदानों की ओर जाता ही है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन जवानी यानी नौजवानों को पलायन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहाड़ों में उनके लिए शिक्षा और रोजगार दोनों के अवसर कम होते हैं। मगर अब पीएम मोदी ने इस कहावत को उलटते हुए वादा किया है कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों ही उत्तराखंड के काम आएगी। पीएम मोदी ने यहां तक वादा किया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है। याद पड़ता है कि पीएम मोदी ने 2017 के चुनावों से ठीक पहले भी पलायन को पूरी तरह रोकने का वादा किया था। उन्होंने कहा था, हम ऐसा राज्य बनाएंगे कि यहां से किसी को जाने की जरूरत न पड़े। यहां के पानी में भी दम है, इसलिए यहां से पलायन नहीं हो सकता है। अब मोदी जी फिर से वही वादा कर रहे हैं। इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये बात भी न जाने वो किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि नई सदी की शुरुआत में जब उत्तराखंड बना था तब भी यही सारे दावे थे। 20 सालों में 10 साल बीजेपी ने सत्ता चलाई है, फिर भी इस पहाड़ी प्रदेश में विकास नजर नहीं आया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बात लिखकर रख लीजिए और अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए पवित्र धरती का वास्ता दे रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर यहाँ विकास आएगा कैसे। क्या केवल सड़क बन जाने से विकास हो जाएगा? उत्तराखंड में विकास के नाम पर गांवों में सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भारी कमी है, इसीलिए पलायन थम नहीं रहा है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के करीब 4000 गांव लगभग पूरी तरह खाली हो चुके हैं। साथ ही 6000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां काफी कम ही लोग गांव में रह रहे हैं। मगर मोदी जी खुश हैं कि पहाड़ पर सड़क बन रही है। उन्होंने चारों धामों को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड का जिक्र करते हुए सरकार की तारीफ की, जिस पर पर्यावरणविद लगातार चिंता जता रहे हैं। हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के बाद ये चिंता और ज्यादा बढ़ी है। पीएम मोदी का कहना है कि पिछले 100 सालों में जितने लोग केदारनाथ दर्शन करने नहीं आए, उससे ज्यादा लोग अगले 10 साल में यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी कभी इस बात पर गौर करेंगे कि पहाड़ों पर अगर पर्यटकों का बोझ बढ़ेगा तो उसका असर यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर कैसा पड़ेगा? केवल चुनाव जीतने के लिए विकास के महायज्ञ की बात मोदी जी कह रहे हैं, मगर इस यज्ञ में आहुति जनता की ही पड़ेगी। तो उत्तराखंड में पिछले 6 महीनों में लोगों ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। अगर अपने कामों पर इतना ही यकीन था तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग बार बार क्यों करना पड़ा? यह सवाल तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। और यह भी पूछना चाहिए कि चुनाव में हार के डर से क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है? क्यों इसे दिवाली का तोहफा कह करके प्रचारित किया जा रहा है, जबकि तेल की कीमतों के कारण लोगों का दिवाला निकल चुका है और जख्म देकर दवा देने के ये कौन सी राजनीति बीजेपी इस देश में कर रही है? और यह भी सवाल करना चाहिए कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में चुनाव से पहले मामूली गिरावट की गई है, क्या वैसा ही कोई कदम किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार उठा सकती है? उपचुनावों के नतीजे आने के बाद घबराई बीजेपी ने आनन फानन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने और उत्तर प्रदेश में अनाज के साथ तेल, दाल, चीनी और नमक भी बांटने का ऐलान किया है। और अब सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या किसान आंदोलन पर भी पलटेगी, खास तौर से तब जब ये बात साफ तौर पर उभर कर आ गई है कि किसान आंदोलन के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। हिमाचल में पिछले दिनों सेब उत्पादक किसानों में नाराजगी रही। किसान आंदोलन के सर्वाधिक प्रभाव वाले राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भाजपा हार गई। मध्य प्रदेश के यूपी से लगे रैगरपुरा सीट पर भी भाजपा हार गई, जहां किसान आंदोलन की हलचल है। इन परिणामों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जहां जहां किसान आंदोलन ने अपनी ताकत लगाकर मतदाताओं से किसान विरोधी नीतियों के लिए भाजपा को दंडित करने का आग्रह किया था, वहां परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। अगर वो सरकारी नीतियों को जनता के हितों के अनुरूप बनाती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो अपनी ओर से चेतावनी दे दी है, लेकिन सरकार भी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। लखीमपुर मामले के बाद किसानों को उकसाने का खेल चल ही रहा है और 2 दिन पहले हरियाणा में इसका उदाहरण भी देखा गया। इसीलिए किसानों को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
22 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ महापंचायत बुलाई है। इस बीच किसानों का साथ देते हुए ट्रेड यूनियनों ने 11 नवंबर को एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है और 26 नवंबर को किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय आम हड़ताल और राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है, मगर इसमें किसानों को बेहद शांत और संयमित तरीके से काम करना होगा। तो किसानों के आंदोलन की सफलता न केवल खेती के लिए बल्कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस मोर्चे पर सरकार झुकती है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार मनमाना शासन नहीं कर सकती है, मनमाने फैसले नहीं ले सकती है और न ही मनमाने दावे कर सकती है। जैसे अभी यूपी चुनाव जीतने के लिए बार बार यूपी को नंबर 1 राज्य बताया जा रहा है, सुशासन की दुहाई दी जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। योगी सरकार के यूपी के नंबर 1 होने के इन दावों के उलट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में यूपी की हालत खराब बताई गई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा राज्यों में शासन का पैमाना मापने के लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की गुणवत्ता के आधार पर बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर रहा है। ये अंतिम रैंक है, यानी देश के बाकी सभी बड़े राज्यों में यूपी से बेहतर शासन है। इस मामले में केरल एक बार फिर से नंबर 1 पर रहा है। ये इंडेक्स 3 बड़े मानक विकास, इक्विटी और स्थिरता पर तैयार किया गया है। इक्विटी और स्थिरता दोनों मानकों में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर है। विकास के मामले में 17वें स्थान पर रहा है। राज्यों के लिए इक्विटी स्कोर 5 पॉइंट पर आधारित था। पहला, आवाज और जवाबदेही, सामाजिक सुरक्षा, कुपोषण, सत्ता में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वास्तविक मजदूरी और झुग्गी आबादी। दूसरा, सरकार की प्रभावशीलता, शिशु मृत्यु दर, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तीसरा, कानून का शासन, हत्याओं की व्यापकता, जेलों में बिना सजा के बंदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध। चौथा, नियामक गुणवत्ता और पांचवा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने इस इंडेक्स को तैयार करने के आंकड़े राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ही लिए हैं, यानी कोई मनगढ़ंत बात यहां नहीं है। जो सच है वो बाहर आ ही जाता है, मगर बीजेपी इस सच को अनदेखा कर रही है और चाहती है कि जनता भी सच न देखे, सच न सुने, बस चुनावी मंचों से किए गए वादों को सच माने। बीजेपी की ये चाहत पूरी होती है या नहीं, ये चुनावों में पता चल ही जाएगा। खैर, शायर ताबा अब्दुल हई ने ठीक ही फरमाया है कि अब हम दिनों को अपने न रोएं तो क्या करें, अब हम दिनों को अपने न रोएं तो क्या करें, करने थे जिनमें ऐश वे अय्याम ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।